दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कौन सा यूनिट ख़त्म किया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स ख़त्म किया था। इस वीडियो में हम लोग प्रेशर देखते हैं, जो प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग कवर करते हैं। तो प्रेशर होता क्या है? फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। ओके, फोर्स अपॉन यूनिट एरिया। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? P इक्वल टू एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। और इसका यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट कितना क्या होता है? न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? और इसका जो दूसरा जो यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल। पास्कल याद रहेगा, याद रखना है इसका यूनिट। इसका यूनिट इंपॉर्टेंट है और फोर्स अपॉन यूनिट एरिया प्रेशर का फॉर्मूला है। क्लियर है? और एक चीज़ में ये भी याद रखना है, 1 ATM मतलब 1 एटमोसफियर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर ऑफ Hg, या Hg मतलब मर्करी। तो कितना सेंटीमीटर ऑफ मर्करी होता है? ये 76 सेंटीमीटर या फिर 760 मिलीमीटर। क्लियर है? ये मिलीमीटर 760 कैसे हो गया मालूम है ना? सेंटीमीटर से ये मिलीमीटर में जब कन्वर्ट हो गया तो इंटू 10 हो गया, इसलिए 760 हो गया। क्लियर है? या फिर 10⁵ पास्कल। याद रहेगा इतना? ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1 एटमोसफियर इक्वल टू 766 ऑफ Hg, Hg मतलब मर्करी। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका यूनिट याद रखना है। और बैरोमीटर तो सबको पता है, बैरोमीटर क्या काम करता है? इट मेजर्स द एटमोस्फेरिक और एयर प्रेशर। बैरोमीटर एटमोस्फेरिक या फिर एयर प्रेशर को मेजर करता है। और लिक्विड प्रेशर को कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है? वो मैनोमीटर। क्लियर है? लिक्विड प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम लोग मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग मेज़र करने के लिए बैरोमीटर का हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर्स में क्या क्या चीज़ है? फर्स्ट तो है शार्पनेस ऑफ नाइफ। नाइफ का जो शार्पनेस आता है वो हम लोग कैसे करते हैं? एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर का ही यूज़ करके। क्लियर है? टिप ऑफ द नीडल, नीडल का टिप जो उतना पॉइंट होता है, उतना नोकीला होता है, वो किसके वजह से? वो भी एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर का ही एक कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? इतना तक याद रहेगा। अब हम लोग जो बढ़ रहे हैं नेक्स्ट है पास्कल्स लॉ। और पास्कल एक साइंटिस्ट थे, अब उनका हम लोग जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं पास्कल का लॉ क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ प्रेशर इज अप्लाइड इन कॉन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, then this pressure is equally transmitted throughout the liquid such that same changes occur everywhere। तो इनका कहना ये है कि अगर एक कॉन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, मतलब एक कॉन्फाइंड जगह में बंद है, वो बंद मतलब एक कॉन्फाइंड एरिया में है, और इनकम्प्रेसिबल है मतलब अब उसको कितना भी दबा दो वो नीचे नहीं जाएगा, वो कॉम्प्रेस नहीं हो सकता है। तो अगर हम कुछ भी प्रेशर चेंज करेंगे तो वो थ्रू आउट द लिक्विड पे चेंज होगा। क्लियर है? थ्रू आउट द लिक्विड चेंज होगा। अगर कुछ भी प्रेशर हम चेंज करते हैं तो वो थ्रू आउट द लिक्विड में चेंज होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? एक कॉन्फाइंड एरिया में इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं ऊपर से तो वो प्रेशर इक्वली चेंज होगा पूरे लिक्विड में। क्लियर है? समझ में आ गया पास्कल्स लॉ। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे क्या है? एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ में ये देखे होंगे, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया होगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है किसके बेसिस पे काम करता है? तो ये पास्कल्स लॉ पे काम करता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक लिफ्ट में पता है ना कैसे होता है? एक साइड अगर हम लोग कार खड़ा कर देते हैं, दूसरे साइड से हम लोग प्रेशर देते हैं, वो धीरे धीरे कार ऊपर उठ जाता है, तो वो हाइड्रोलिक लिफ्ट, वो एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ ही है। उसी तरह हाइड्रोलिक ब्रेक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बाउएंसी एंड बाउएंट फोर्स। तो बाउएंसी एंड बाउएंट फोर्स को हम लोग समझते हैं। व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड इन द लिक्विड, देन द अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड ऑन द बॉडी इज नोन एज बाउएंट फोर्स। क्लियर है? अगर हम लोग कोई सा भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डुबाते हैं, पार्सली या फुली या हाफ, कुछ भी, अगर हम लोग एक बॉडी को लिक्विड में डुबाते हैं तो वो एक नीचे से फोर्स, मतलब लिक्विड एक फोर्स अप्लाई करेगा उस बॉडी के ऊपर, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बाउएंट फोर्स बोलते हैं। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज नोन एज बाउएंसी। और
वो जो प्रॉपर्टी है लिक्विड का उसको हम लोग बोलते हैं बाउएंसी। तो बाउएंट फोर्स और बाउएंसी समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बाउएंट फोर्स। कौन कौन सा फैक्टर पे ये बाउएंट फोर्स डिपेंड करता है। तो बाउएंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और बाउएंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी ये भी हम क्लियर करते हैं, ये भी समझते हैं। अगर सपोज जैसे ये समझ लीजिए, स्विमिंग बिकम्स ईजियर इन द सी वाटर एज कम्पेयर टू रिवर बिकॉज डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज़ ग्रेटर देन रिवर वाटर। अब एक बात बताइए, अभी ऊपर में हम लोग देखे हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाउएंट फोर्स। तो अगर समुद्र का पानी का डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, वो बाउएंट फोर्स ज़्यादा लगाएगा। कोई आदमी अगर तैरने जा रहा है तो उसके ऊपर बाउएंट फोर्स ज़्यादा लगाएगा, उसको ऊपर की तरफ फेंकेगा। बाउएंट फोर्स तो अपथ्रस्ट फोर्स है जो लिक्विड एक बॉडी पे लगाता है, अपथ्रस्ट फोर्स। तो अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो बाउएंट फोर्स ज़्यादा होगा, तो उस बॉडी पे अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण उसको स्विमिंग करना आसान हो जाएगा। क्लियर है। और दूसरा क्या था, बाउएंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो अगर जितना ज़्यादा बॉडी है, जितना ज़्यादा बड़ा बॉडी है, जितना ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम है उसका, उतना ज़्यादा उसके ऊपर उतना ज़्यादा कांटेक्ट में रहेगा वाटर के या लिक्विड के, तो उतना ज़्यादा उस पर बाउएंट फोर्स लगेगा। क्लियर है। अगर एक 5 सेंटीमीटर का क्यूब है और एक 10 सेंटीमीटर का क्यूब है, तो अगर हम एक बकेट में डालते हैं तो जो 10 सेंटीमीटर का क्यूब है उस पर बाउएंट फोर्स ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। और ये कंसेप्ट समझ में आ गया। स्विमिंग बिकम्स ईजियर इन सी वाटर, क्यों? क्योंकि रिवर का जो है डेंसिटी कम है, सी वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है, और बाउएंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जिसके कारण वो ज़्यादा बाउएंट फोर्स अप्लाई करता है बॉडी पे, जिसके कारण वो स्विमिंग आसान हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं आर्किमिडीज। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं पहले। व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड इन द लिक्विड देन द फोर्स ऑन द बॉडी इज। अब जब एक बॉडी को हम लोग इमर्स कर रहे हैं एक लिक्विड में, तो उस पर कौन कौन सा फोर्स लगता है, वेट ऑफ द बॉडी या बाउएंट फोर्स, या दोनों? एक्चुअली दोनों लगेगा। बाउएंट फोर्स लिक्विड का प्रॉपर्टी है, बाउएंट फोर्स जो है वो लिक्विड लगाएगा अपथ्रस्ट फोर्स, लेकिन वेट ऑफ द बॉडी तो वो तो जो बॉडी इमर्स हो रहा है उसका प्रॉपर्टी है ना, वो तो उसका वेट है। तो इसमें कन्फ्यूज़न मत होना, सिर्फ बाउएंट फोर्स मत मारना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों लगेगा। वेट ऑफ द बॉडी तो बॉडी का है और बाउएंट फोर्स लिक्विड का प्रॉपर्टी है, वो लिक्विड अपथ्रस्ट फोर्स लगा रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया ये डाउट? अब डाउट नहीं है किसी को? ओके, तो इसमें दोनों लगेगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, बाउएंट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। तो कितना बाउएंट फोर्स एक बॉडी के ऊपर लग रहा है उसको अगर हमको मापना हो तो कैसे माप करेंगे कि कितना लिक्विड जो है डिस्प्लेस किया है, कितना लिक्विड को वो डिस्प्लेस किया वो बॉडी जब हम लिक्विड में डुबाए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसी को आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। तो उससे हम लोग क्या मापते हैं, उससे हम लोग बाउएंट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर, उसको हम लोग मेज़र कर लेते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल में कौन कौन सा है? सबमरीन्स समुद्र के नीचे जितना ज़्यादा जाता है उस पर उतना ज़्यादा प्रेशर बनता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये एप्लीकेशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, इसमें हम लोग सब जगह आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। तो लैक्टोमीटर का क्या काम है? इट मेजर्स द प्यूरिटी एंड डेंसिटी ऑफ मिल्क। क्लियर है। हाइड्रोमीटर में कंफ्यूज मत होना, हाइड्रोमीटर मेजर्स द रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हाइग्रोमीटर एक अलग चीज़ है, हाइड्रोमीटर है ये हाइड्रोमीटर है, मेजर्स द रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। और रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस
बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। कल वाले वीडियो में बताए थे वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो यहाँ पे हम लोग को रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ही निकालते हैं। रिलेटिव डेंसिटी अगर कोई सब्सटेंस का निकालना है तो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ही निकालेंगे एट 4 डिग्री सेल्सियस पे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसी को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, एक क्वेश्चन है, टू rods, one is of steel while other is of copper, are immersed in the liquid, then both faces equal of thrust because they have equal weight और equal volume। क्लियर है? इसमें इक्वल वॉल्यूम होगा, कोई डाउट नहीं है। अगर इक्वल वॉल्यूम का चीज़ अगर किसी लिक्विड में डुबाते हैं वो इक्वल अपथ्रस्ट महसूस करेगा। इक्वल अपथ्रस्ट क्यों? इक्वल अपथ्रस्ट क्यों महसूस करेगा? क्योंकि उसका वॉल्यूम सेम है तो इक्वल अपथ्रस्ट होगा। उसके वेट का तो उसमें कोई रोल नहीं है ना। अपथ्रस्ट फोर्स तो बाउंसी के कारण होता है, वाटर का प्रॉपर्टी है, वो लिक्विड का प्रॉपर्टी है। तो उसका अगर सेम अपथ्रस्ट फोर्स अगर महसूस कर रहा है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम सेम है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सब कवर कर लिए प्रेशर से रिलेटेड। अब बहुत सारा भास्ट चीज़ है पढ़ना, लेकिन उसको हम लोगों को कवर नहीं करना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आता है उससे हम लोगों को कवर करना, उसको हम लोगों को कवर करना है, उससे रिलेटेड टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। और इससे बाहर अगर किसी को कुछ पढ़ना है पढ़ सकता है, पढ़ने के लिए कोई बुराई चीज़ नहीं है, पढ़ सकता है। लेकिन जो हम लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग कवर कर चुके हैं और उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए। क्लियर है? ये हमारा प्रेशर का यूनिट ख़त्म होता है। अब 1 से 2 वीडियो लेक्चर में हमारा फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में हम केमिस्ट्री या बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ दीजिए। ओके, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।